हेलो, जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1। शीर्षक का नाम है बातचीत। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका लेखक का परिचय देखेंगे, दूसरा हम लोग शीर्षक को पढ़ेंगे और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, सब्जेक्टिव निकालेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो लगभग 1 घंटा का होगा, क्योंकि उससे कम में ये संभव नहीं है। आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, हम बोलते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे और आप ऑब्जेक्टिव लिखते चलिएगा। बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको तैयारी कराएंगे, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको ना हो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप बैठ के घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। बेहतर कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर आपका अंक आ जाए, और जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएं वो आप पूरा के पूरा बोर्ड में आपका क्वेश्चन लड़े। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट अपने मुद्दा पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। शीर्षक बातचीत है। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि बातचीत विद्या की कौन सी शैली है, तो आप कहिएगा निबंध है। बातचीत विद्या की कौन सी शैली है? निबंध है। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर ले। बातचीत निबंध के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 20 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नामकरण करने के विषय में या चेंज करने के विषय में योगी जी बहुत आगे है, उन्हीं का दिन है। इलाहाबाद आज प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी निधन 20 जुलाई 1914 को। इनके माता एवं पिता, यानी कि माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे और उनकी माता सुसंस्कृत यानी कि संस्कृत की बहुत ही अच्छी जानकार थी। उनकी मां की वजह से बाल कृष्ण भट्ट भी शिक्षा में अपना काम योगदान देना शुरू किए, पढ़ाई लिखाई में मन लगाना शुरू किए। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक ही घर को संभाल सकेगा, लेकिन एक लड़की पढ़ती तो न जाने कई खानदान को संभालती है। वही वाला बात है। बेनी प्रसाद भट्ट का निधन होने के बाद, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का निधन होने के बाद उनका पूरा कार्यभार बाल कृष्ण भट्ट को संभालना पड़ा। पारिवारिक कलह भी हुआ। उन सबको झेलते हुए इन्होंने अपना अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाए, लेखन कार्य को आगे बढ़ाए। ये कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किए, स्कूल में पढ़ाए भी। इनकी रचनाएं आप देख रहे हैं। उपन्यास में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, बहुत सारा है, आप देख रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, हम आपको बता दें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। देखिए, लेखक के परिचय से एकदम कंफर्म कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखक के परिचय से सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बातचीत विद्या की कौन सी शैली है। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो लिखते चलिए, बातचीत विद्या की कौन सी शैली है, तो निबंध है। दूसरा है बातचीत निबंध के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, या ऐसे हो सकता है बाल कृष्ण भट्ट निम्नलिखित में से किसके लेखक है, तो बातचीत के। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहां हुआ था, तो कब हुआ था? 20 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन भी पूछा जा सकता है, तब बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा बाल कृष्ण भट्ट के माता के क्या नाम था या पिता के क्या नाम था, तो मां का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऐसे बनेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी किस पेशा में थे या क्या कार्य करते थे, तो वे व्यापारी थे। और उनकी मां क्या थी? एक सुसंस्कृत जानकार थी, यानी कि संस्कृत की जानकार थी।
अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि रहस्य कथा किसकी रचनाएं हैं? आप किसका कहिएगा? बाल कृष्ण भट्ट के। या ऐसे भी हो सकता है 100 अजान एक सुजान, यह रचना निम्नलिखित में से किस लेखक की है? तो आप किसको मारिएगा? बाल कृष्ण भट्ट को। ये तथा इनका परिचय, और इससे इतना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए इस पे अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट शीर्षक में। शीर्षक हम आपको बोले हैं, शीर्षक क्या था? बातचीत। सॉरी, हम यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। देखिएगा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इनका जन्म 23 जून को है। इनका जन्म कब है? 23 जून को, और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1914 को। अब ठीक है, मिस्टेक हो गया था लिखने में, आप सही बना लीजिएगा। चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको सबसे पहले बातचीत करने के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। लेखक इस शीर्षक में, इस निबंध में ये बताने की कोशिश किए हैं कि इंसान को कितने व्यक्तियों के बीच में बात करना चाहिए, कितने व्यक्तियों के बीच में बात नहीं करना चाहिए, बात करने की क्या फायदाएं हैं, मतलब क्या फायदा है। अगर ऐसा मान लीजिए कि हम लोग, मतलब ऐसा मान लीजिए कि गूंगा होते, बता होते, कुछ बोल सुन न पाते, तो ये दुनिया कैसा होता। इन सब चीज के बारे में लेखक जिक्र किए हैं। लेखक इसमें बताते हैं कि इंसान को हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में बात करना चाहिए। लेखक का ऐसा मानना है कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर बात करते हैं तो वह बात आपका सीमित रह जाता है, और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर बात करते हैं तो वह बात सीमित नहीं रहता है, वह बात फैलने का डर रहता है। आप कभी कभी देखे भी होइएगा अपने गांव देहात में या शहरों में, जहां भी आप अपने मित्रों से बात करते हैं, वहां पे 4-5 मित्र है, अगर कोई ऐसा गुप्त बात वो अगर वहां पे शुरू कर देते हैं तो उसी में से कोई दोस्त होता है बगल में जाकर चुंगला देता है कि हाँ फलना तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था। वह आदमी आता है आपसे पूछने लगता है, तब आप वहां पे नकार देते कि हम ऐसा नहीं बोले, और आप सोचते कि बात उसको जाकर कहा कौन। अब पता कीजिएगा ग्रुप में, तब कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सकारेगा, क्योंकि अपना गलती कोई नहीं सकारता है, अपना गलती कोई नहीं सकारता है। और दूसरा, अपनी गलती सुनने के क्षमता किसी के अंदर नहीं है। किसी के भगवान ऐसा कान ही नहीं दिए कि अगर कहिएगा कि तू गलत है तो उसका कान सुन ले कि हाँ हम गलत है और एक्सेप्ट भी कर ले, कोई स्वीकार नहीं करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। दुनिया हमेशा दूसरों में गलती ढूंढता है, अपने में नहीं ढूंढता है। अगर दुनिया अपने में गलती ढूंढना शुरू कर दे तो फिर पूरी दुनिया अच्छा हो जाएगा, खराब नहीं रहेगा। चलिए ज्यादा बातचीत ना करें और बातचीत में आ जाए, ज्यादा बातचीत ना करें और बातचीत में आ जाए ना। सुनिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, क्या? इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, अपना अपना किताब निकाल करके बैठ जाइए। दिगंत भाग 2 हम पढ़ा रहे हैं, आप सुनिए, ऑब्जेक्टिव निकलेगा, लिखते चलिएगा। सुनिए क्या बोले हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बताइए क्या होता। तब मानो ऐसे जैसे सभी व्यक्तियों को किसी कोने में बैठा दिए गए होते, ऐसा मानो लूल पुंज से हो पूरी दुनिया गूंगा मतलब प्रतीत होता। अच्छा बताइए, अभी आपके अंदर कोई दुख होगा तो किसी को कह करके अपने दुख को कम कर लीजिएगा, ऐसे नहीं करते हैं। आप ज्यादा खुश रहते हैं तो किसी के सामने जाते हैं, जाहिर कर देते हैं, लेकिन ऐसा मानिए कि हम लोग के पास आवाज ही नहीं होता, तो अपने सुख और दुख को किस प्रकार व्यतीत करते लोगों में नहीं पता चला है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं, देखिए लेखक कह रहे हैं आगे,
सब लोग लूलपुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच मतलब भाषण देना, और बातचीत जो चलते चलते आप तो अपने दोस्तों में कर लेते हैं। स्पीच का मतलब क्या हुआ? एक का कि कोई लेख लिखे, किसी भी महापुरुष पे या किसी भी चीज पे निबंध लिखे, स्टेज पे गए और जाकर के भांग दिए। स्पीच का मतलब ये हुआ कि सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। लेकिन बातचीत में ये नहीं होता। बातचीत का मतलब ये हुआ घरेलू ढंग का, जैसे घरेलू बातचीत होता है तो मन रमाने का एक ढंग है, यानी कि बात विचार को ऐसे मन भुलाने को कह सकते हैं। मन भुलाने का ये ढंग है। हम दो दोस्त बैठे आपस में प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ये आपका बातचीत हुआ। लेकिन स्पीच का अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद पर कोई स्पीच लिखे, स्टेज पे गए और उनके बारे में भाषण करने लगे, सामने वाला लोग सुना, ताली मारने लगा, उनके अंदर जोश उत्पन्न हुआ और वह कहने लगे क्या तेरे के क्या भाषण दिया। उनके मन में भी ऐसा करने का जज्बा उत्पन्न हो गया। इसको भाषण कहते हैं। लेखक फिर आगे क्या कहते सुनिए। बातचीत में नहीं, आगे आते, इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज से गिन गिना कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवान वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साबान, मंजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहां कोई मर्म या नोक की चोटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामाखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चोटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। अच्छा देखिए, होठों का उठना ही इस बातचीत का अंतिम सीमा है। देखिए कैसे हंसेगा लोग, देखिएगा मेरे चेहरा का एक्सप्रेशन खाली मुंह तक नहीं फड़केगा और फिर जाकर पता चलेगा, खाली फड़केगा चलेगा, यानी कि इसको हंसी कहा ही नहीं जाएगा, इसको मुस्कुराहट कहा जाएगा ना। कह रहा है आगे सुनिएगा, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच का वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने, पीने, चलने, फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। आप देखते नहीं है, कोई बच्चा ऐसा आपको दिखाई देगा जो रात दिन मोबाइल कान में लगल रहेगा, वो कान में लगल रहेगा, सब चीज को छोड़ देगा लेकिन बात करना नहीं छोड़ेगा उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देगा। मम्मी बुलाएगी इधर आओ, आ रहे हैं 2 मिनट, और 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है पता ना चलता है। इसी को तो कहते हैं बातचीत। सुनिए ना, इसमें कहेगा वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, यानी कि आपके मन में जो भी बात जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है, निकल पड़ता है। चित्त यानी कि मन हल्का और स्वच्छ परम
आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने सुना होगा। कौन सा किस्सा? उन्होंने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने 16 वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा, तो आप उत्तर लिखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो ने। उन्होंने पहली बार किसी के मुख से बात सुना था और वह व्यक्ति था फ्राइडे। कौन व्यक्ति था? फ्राइडे। सुनिए आगे बोला जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। शायद उस समय टेक्नोलॉजी का उतना आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके वजह से उनकी बातों को कैद नहीं की जा सकी कि शायद वह क्या बोले थे उस समय। देखिए ना, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। सच बात है। देहात का वो कहावत है, इहे मुहवा पान खियाई, इहे मुहवा जूता। अगर आप प्यार से बात करते हैं किसी से तो पूरे दुनिया पर आप राज कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा टेढ़ बोलते हैं तो दुनिया तो दूर, आपके घर में भी इज्जत नहीं होगा। आस पड़ोस के लोग भी आपका इज्जत नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। यानी कि जो है, यानी कि मृदु भाषी बनिए आप। मृदु भाषी का मतलब आप अच्छा बोलने वाला बनिए। आपका जुबान प्यारा आवाज हमेशा निकाले। आप अपने को सहन कीजिए। जो भी दर्द हो खुद पे सहन कर लीजिए। लोगों के सामने इस दर्द को बयां मत कीजिए। लोग आप कितना खीस में रहिए, कितना दुख में रहिए, लेकिन लोग से हमेशा प्यार से बात कीजिए। उनको महसूस मत होने दीजिए कि आप किसी संकट में हैं। शायद अच्छा बोली ही समाज में आपको इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाती है। देखिए, सूरत से कुछ नहीं होता, पैसा से कुछ नहीं होता, जो भी होता है बातचीत से होता है। आपका अगर बातचीत का अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो समझिए दुनिया पर आप राज कर लीजिएगा। दुनिया में सब यही है, बोलने का तरीका ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। आप बात करने का लूट सीखिए, सब कुछ बात में ही है। सुनिए आगे क्या कर रहा है, प्यार मोहब्बत वाला बात आएगा आगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अच्छा, कैसे पकड़ पाइएगा कि इंसान के अंदर क्या है, इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है? जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक पता कर पाइएगा नहीं। यानी कि इंसान के बातों बातों में पकड़ लीजिएगा। देखिए, इंसान का अगर इंसान को जांचना है तो उसको फुल स्वतंत्रता दे दीजिए आप। इंसान 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा कि वह कैसा है। देखिए, इसमें कहेंगे हम नहीं कुछ को बोलेंगे, न तो आप कहिएगा सर जी बना के बोल दिए। देखिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन। आगे है, बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा कि असल बातचीत
कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकता है? तो सिर्फ 2। यह किसकी कथन है? एडिसन का। किसका कथन है? एडिसन का। फिर देखिए, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दूसरे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे पे पहुंच जाता है। अर्थात क्या? दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे? एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत का कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जर जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कितने से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत राम रमौल कहलाएगी? तो आपका उत्तर होगा 4 से अधिक। कितना से अधिक? 4 से अधिक। फिर से सुनिएगा, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बुढ़ियों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। 2 बुढ़ियों की बातचीत किस पे हुआ करती है? तो जमाने के शिकायत पर। फिर कह रहा है 2 बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिससे 4 सच तो 10 झूठ। कौन? बुढ़वा सर। देखिएगा, 4 को 5 को बुढ़ाई के लंगा बैठा रहेगा और कहेगा कि हमारा जमाना में तो ऐसे था, हमारा जमाना में तो वैसे था। आपको पता हुआ, हम बता दे, पहले के जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सीसीटीवी कैमरा आज आया है। वह सीसीटीवी कैमरा किसको कहा जाता था? वो बुढ़ा लोग को, जो बुढ़वा जो लोग है, बुजुर्ग लोग, वो पहले के जमाना का सीसीटीवी कैमरा है। 4 को बुढ़वा एक लंगा बैठ जाएगा गुमटी पे के न चाय के दुकान पे, अब सब देखते रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अब कुछ नहीं बोलेगा। जब मैटर गंभीर होगा तब वो कहेगा कि हमको तो सब पता था, हम चाय के दुकान पर बैठ के हम सब देखते थे नौटंकी, आज भंडा फूट ही गया। तब वह सीसीटीवी कैमरा है, उल्लू दिन नहीं बोलता है। जैसे ही मैटर खराब होगा तब वो उगलेगा। यानी कि पुराना का जमाना का सीसीटीवी कैमरा बाबा साहब। अब देखिए, कह रहा है एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, हो गया। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भारतीय लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और शेक्सपियर जी पर नाचते रहेंगे, नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुन्नी, दिगरे नेस, अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है।
रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को भी कभी भाग्य लड़ा है। दो सहेली आपस में क्या बात करते हैं, आप उन्हीं से पूछिए जो इनको कभी मवसर हुआ हो। दो बुढ़ियों की बातचीत का प्रकरण। बहू बेटी वाली हुई तो अपनी अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, शिकायत करेंगे, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रस भर रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोरे दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। ऐसा देखने को मिलता है। जो लड़का कमजोर होता है वो चुपचाप सेकुलर रहेगा, डरे नहीं बोलेगा। और जो लड़का तेज होता है पूरे क्लास में समझेगा कि हम तो बापर हीरो है, पूरे क्लास का वो उस्ताद है, डॉन है, और उसके सामने सच में कोई नहीं बोलता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा या हुआ होगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच क्या होती है निम्नलिखित में से? तब बतकही होती है। क्या होती है? बतकही। लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचोई होकर दोनों में विवाह संबंध की बातचीत करते हैं। बिचोई का मतलब अगुआ। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, यानी कि लाइफ खत्म। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ ही की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। पूछा जाएगा निम्नलिखित में किसे कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, या बातचीत करने के हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्वंद्व मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कर्म में रासाभास पैदा करने वालों शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश में बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत यानी कि इसके बाद आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ
सार गर्वित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव और दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ी चढ़ी है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि समझो। अगर आपके घर पे कोई गया, आप उसका मान सम्मान नहीं किए, सेवा संस्कार में कमी कर दिए, तो समझिए कि उनका बेइज्जती हो गया। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, यानी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, और जाने पर अपने मन माफिक वर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंच आत्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनिस्तान और जिसमें हर किस्म के बेल बुट्टे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल वाला है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास से जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा एकमात्र सोपान है। लेखक का कहने का मतलब यह है कि आप अपने जिह्वा पे कंट्रोल कीजिए। अगर बातचीत करने का तरीका आपको मालूम हो गया तो दुनिया पे राज कीजिएगा। बातचीत करने का तरीका मालूम नहीं है तो दुनिया पर राज नहीं कर पाइएगा। आप हमेशा दूगो बात सहने का कोशिश कीजिए, लोगों को कहने का नहीं। बात कुछ समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप बढ़िया से सुने के लिए हमने से कह पाए कि नहीं, हम इसको कहानी का पूरा निबंध का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट के साथ इसमें दिया गया अभ्यास। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो फर्स्ट लाइन में तो था, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो मानो लूल पुंज से हो किसी कोने में हमें बैठा दिए गए होते, है ना, था। तो इसको लिखेगा कैसे, इसको ऐसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखेगा। बातचीत निबंध के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट है। उन्होंने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो मानो किसी कोने में लूल पुंज से हो बैठा दिए गए होते, यानी कि लाइनवा को उतार दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का आप लिख दीजिएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखेगा। सबसे पहले आप हेडिंग जोड़िएगा, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है,
बालकृष्ण भट्ट है, उन्होंने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताया है कि इतना हेडिंग जोड़ने के बाद तब उसका आंसर वाली दीजिएगा, आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, हम लोग अगले का वीडियो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए।